नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57 है। ये एक बहुत ही अच्छा डॉग फाइटर भी है, लेकिन फिर भी इंडिया इसे कभी नहीं खरीदेगा। ऐसा क्यों है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत ने ये देखा कि अब उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है, स्पेशली जब पाकिस्तान और चाइना अपनी एयरफोर्स को ग्रो कर रहे थे, तो उस समय इंडिया ने सोचा कि हमारे पुराने डिफेंस पार्टनर रशिया के साथ जाना चाहिए और एक एडवांस फाइटर जेट बनाना चाहिए। साथ ही इंडिया और रशिया ऑलरेडी 2007 से एक सफल ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर चुके थे, जिसके तहत एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई गई थी। तो ऐसे में इंडिया ने सोचा कि रशिया के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा और इसीलिए यह डिसाइड किया गया कि इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की सुखोई दोनों मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाएंगे, जिसका नाम उस समय पे पाक T-50 था। और उस समय इंडिया की जरूरत एक ऐसे फाइटर जेट की थी जो बहुत ही पावरफुल हो, 2 सीट वेरिएंट हो, जिसके अंदर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक हो, साथ ही सुपर क्रूज केपेबल इंजन हो, इसके अलावा 360 डिग्री की क्षमता वाला AES से पावरफुल रडार हो। और इसीलिए दोनों देशों ने सोचा कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाते हैं जो रशिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट के अंदर आएगा, जिसका नाम था सुखोई 57। इस जॉइंट प्रोग्राम को जब शुरू किया गया तो इंडिया की तरफ से $6 बिलियन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाने का वादा किया गया, और जिसके तहत 2010 के अंदर इंडिया ने $295 मिलियन डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर दिए। और यह भी अंदाजा लगाया गया कि 144 ऐसे स्टेल्थ फाइटर के लिए $30 बिलियन खर्च करने होंगे। लेकिन यह प्रोजेक्ट उस तरह आगे नहीं बढ़ सका जैसा सोचा गया था रशिया और इंडिया की तरफ से। इसीलिए बाद में दोनों देशों की तरफ से इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। हालांकि इंडिया इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंट था, क्योंकि उसे ऐसा फाइटर जेट नहीं मिल रहा था जैसी कैपेबिलिटी वाला उसने सोचा था। और इसका एक्चुअल कारण यह भी था कि इंडिया ने जो स्पेसिफिकेशन मांगी थी, रशिया ने उसकी गारंटी देने से मना कर दिया, और जबकि इंडिया उसके ऊपर पेमेंट भी कर चुका था। और दूसरी तरफ फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि वह खुद ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाएगा, जिससे वह सेल्फ रिलायंट भी हासिल कर सके और अपनी जरूरतों के हिसाब से एक फाइटर जेट बना सके। और इस तरह से दोस्तों AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम सामने आया, जिसके साथ इंडिया आगे बढ़ा। और उस समय एक डिसीजन ये भी लिया गया कि अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे जो हमने सुखोई 30 MKI जेट के लिए की है, जिसके लिए हमें टोटल 55,717 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन हमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिली जिससे हमें कोई फ्यूचर के अंदर बेनिफिट हो सके। और उसके बाद रशिया का प्रेशर भी था कि इंडिया दोबारा से R&D कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करे, लेकिन इंडिया को इस चीज पर डाउट था कि वह $25 बिलियन खर्च करके भी जो 127 सिंगल सीट जेट खरीदेगा, उनकी कैपेबिलिटी उतनी होगी या नहीं जितनी उन्हें चाहिए। और इंडिया ने FGFA के अंदर एक शर्त यह भी रखी थी कि कॉस्ट को आप बाहर रखिए, पहली बात ये बताइए कि हमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, यानी कि हमें सोर्स कोड मिलेगा, ताकि हम फ्यूचर में अपने फाइटर जेट को नए वेपन्स के साथ या अन्य किसी तरीके से अपग्रेड करना चाहें तो उसे कर सके। और साथ ही इंडिया की डिमांड थी कि ये प्रोग्राम उसकी मदद करने वाला होना चाहिए उसके एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, जिसका डिजाइन वर्क आगे बढ़ रहा था। और अभी इंडिया ने आगे बढ़ते हुए इसका डिटेल डिजाइन बना लिया है और सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं एक बैटर इंजन के साथ में। और दोस्तों, अगर इंडिया Su-57 के साथ में गया होता तो आपको बता दें, इंडिया और रशिया एक चीज पे और भी एग्री नहीं थे। इंडिया ने जब पहला पाक T-50 का प्रोटोटाइप देखा तो उसके अंदर इंडिया ने 40 कमियां बताई और बोला कि इसे सुधार किया जाए, लेकिन रशिया फिर उसके ऊपर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। और बाद में रशिया ने कहा कि इन सारी कैपेबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको इतने डॉलर और देने होंगे, यानी उसने एक बहुत बड़ी अमाउंट रखी कि ये इंडिया को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और इंडिया ऑलरेडी ये तय कर चुका था कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी है और कितनी रशिया को करनी है। ऐसे में दोस्तों न केवल पैसों की बात थी, बल्कि एक डाउट भी निकल के आ रहा था, क्योंकि बहुत से Su-57 के कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे जो 5th जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं होते, और अगर उनका कंपैरिजन किसी भी अमेरिकन फाइटर जेट से किया जाए या इवन कुछ एक चाइनीज फाइटर जेट से भी किया जाए जो 5th जनरेशन का माना जाता है J-20, तो उसके हिसाब से भी वे ठीक नहीं थे, उनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक पूरे नहीं थे। तो इसीलिए दोस्तों फिर इंडिया ने FGFA को कैंसिल करना ही ठीक समझा। उसके बाद कई रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि जब रशिया Su-57 को इंडक्ट कर लेगा तो हम उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। ये दोस्तों एक दूसरी बात है कि इंडिया अगर
फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट खरीदना चाहे या और फाइटर जेट के साथ जाना चाहे, चूंकि रशिया के साथ हमने सबसे ज्यादा फाइटर जेट की डील की है तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, उनके कलपुर्जे की सप्लाई भी होती रहती है। तो वो एक और बात है कि इंडिया SU-57 को अगर किसी फ्यूचर में उसे लगे तो खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, लेकिन इंडिया SU-57 प्रोग्राम के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अभी इंडिया AMCA प्रोग्राम के साथ इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह कभी भी किसी भी तरह का डिजाइन चेंज कर सकता है। उसके अंदर अगर मिटियोर मिसाइल को लगाना है या इजरायली मिसाइल को लगाना है तो किसी देश को उसके अंदर अपनी मिसाइल को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्टली डील इंडिया के साथ हो रही है। तो ऐसे में इंडिया AMCA के साथ ही प्रेफरेंस रखेगा और कभी भी रशिया का फाइटर जेट, स्पेशली फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। धन्यवाद। जय हिंद।